होगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस अभी जीआईटी पैथोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ओरल कैविटी की जितनी भी पैथोलॉजी है ना, वो जल्दी से हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। कोशिश करूँगा शॉर्टन से शॉर्टन करके, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है उनको अच्छे से टच देने। ठीक है। ओरल कैविटी बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ द ओरल कैविटी कहाँ कहाँ से होती है? आपके जो खूबसूरत से होंठ है ना, लिप्स, वहाँ से शुरू हो के जो आपका हेड पैलेट है ना, उसकी एंडिंग। ठीक है। एंडिंग ऑफ हार्ड पैलेट, जो आपका तालू है, ऊपर ज़रा ज़ुबान लगाए ना, ठीक है, हार्ड पैलेट के एंड तक आपकी जो है ना वो ओरल कैविटी थी। अब इसके अंदर जो है ना, और हार्ड पैलेट में भी कहाँ पे, जो ज़ुबान का सर्कमविलेट पेपिल्लाए है ना, आपने अगर टंग की एनाटमी पढ़ी हो तो सर्कमविलेट पेपिल्लाए ऑफ द टंग, वहाँ तक जो है ना वो आप कह लें कि नीचे और ऊपर जो हार्ड पैलेट का एंडिंग पोर्शन है, वहाँ तक आपकी सारी की सारी ये ओरल कैविटी आ जाती है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको नज़र आती है? सबसे पहले आपके खूबसूरत से जो है ना वो दांत बत्तीसी। इसके अंदर वो कह रहा है कि अगर फूड डेब्रिस जो है ना वो स्टक कर जाए तो वहाँ पे ज़ाहिर बात है बैक्टीरियल ग्रोथ हमारे पास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। साथ में जब वो बैक्टीरियल ग्रोथ स्टार्ट होती है तो टीथ की पुअर मिनरलाइजेशन होती है। ठीक है। पुअर मिनरलाइजेशन ऑफ द टीथ होती है, जो कि एट दी एंड ना बैक्टीरिया, मतलब किसी की मिनरलाइजेशन दांतों की अच्छी नहीं है और वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ भी स्टार्ट होगी, तो क्या करेगा? वो इरोड करेगा बैक्टीरिया टीथ को। ठीक है। और वो दांतों में जो है ना वो कैविटीज़ वगैरह आ जाएंगी। बैक्टीरिया का बेसिकली काम क्या है? एसिड की प्रोडक्शन करवाना और साथ में जो है ना वो फर्मेंटेशन करवा देना, तो वो कहीं ना कहीं जो है ना वो दांतों को डैमेज कर देता है। ठीक। अब वो कह रहे हैं कि फ्लोराइड जो है ना, अगर आप दांतों का मुआयना करें, जो बीडीएस वाले हैं वो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि फ्लोराइड होता है टीथ के अंदर, जो कि सेटल करता है दांतों के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम एनिमल की कवरिंग कहते हैं ना। ठीक है। तो ये इस कवरिंग को जो है ना वो फ्लोराइड जो है वो सेटल करके रखता है और वो फ्लोरो एपिटाइट के का काम करता है। इसका काम दांत को बैक्टीरिया से बचाना है, डीमिनरलाइजेशन नहीं होने देना इस कवरिंग को। ठीक है। इसलिए जो टूथपेस्ट होते हैं ना, उनके अंदर वो कहते हैं ना फ्लोराइड से भरपूर, अगर आप किसी टूथपेस्ट के ऊपर पढ़ें तो वो लिखा होता है। ठीक। फिर उसने एक कंडीशन लिखी हुई है, ये फ्लोराइड के एक एमसीक्यूज एक दफ़ा मैंने देखा था, तो इस वजह से मैंने कहा साथ बता देती हैं ताकि आपको याद रहे। जनजिट गेन गेंगाइवाइटस हो गया, या जनजाइवाइटस, जो भी लफज है यार, गेंगाइवा कोई पढ़ते हैं, कोई जनजाइवाइटिस पढ़ते हैं। इसके में बेसिकली क्या होता है? जब पुअर डेंटल हाइजीन हो ना, ठीक है, दांतों की सफाई ना की हो। अमूमन ये जो देहातों में रहती है ना, ये मोस्टली जो है ना वो सुबह सुबह उठे और खाना पीना शुरू कर दिया, तो इनमें ये मोस्टली जो है ना वो कॉमन पाई जाती है। जो या फिर जो पुअर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं ना, जो टूथपेस्ट वगैरह और ब्रश वगैरह भी ईवन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके अंदर जो है ना वो मोस्टली ये गरीब गरीब लोगों की जो है ना वो बीमारी मैं कह लूँ। अमीरों को भी हो जाती है, लेकिन वो जब तक अपनी हाइजीन का ख्याल रखते हैं उनको नहीं होती। माउथ वाश वगैरह अगर वो टाइम से इस्तेमाल कर लें तो उनकी ये ख़त्म। डेंटल जो है ना वो प्लेक्स, दांतों के ऊपर जो है ना वो प्लेक्स जो है ना वो हमारे पास बन जाते हैं। ठीक है। वो अब डेंटल प्लेक्स बनने की क्या क्या वजह है? या तो वो कोई बैक्टीरियल वजह हो सकता है, या फिर वो कहते हैं कि सलाइवा प्रोटीन जो है ना वहाँ पे, ठीक है, या फिर कोई फूड डेब्रिस जो है ना वो, या फिर कोई वाइट डिपॉजिट जो है ना वो दांतों के ऊपर अगर वो डिपॉजिट हो जाए तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास डेंटल प्लेक्स बन गया है। फिर उसने एक लफ्ज़ लिखा पेरी ओडोंटाइटिस हो गया। पेरी ओडोंटाइटिस, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है? लूजिंग ऑफ द सॉकेट ऑफ द टीथ। ठीक है। जो टीथ के होता है ना, उसको वो एक सॉकेट के अंदर होता है, अगर उसका सॉकेट के अंदर से लूज़ हो जाए तो उसमें कहते हैं कि वो पेरी ओडोंटाइटिस के साथ आ गया है। आप इसके गूगल के अंदर बड़ी अच्छी एग्जांपल देखें, मतलब कोई इन्फ्लामेशन हुई है जिसकी वजह से वो टीथ जो है ना वो अपने सॉकेट को ना लूज़ कर पाते हैं। तो ये था हमारे पास। फिर वो कह रहा है कि ओरल इन्फ्लामेटरी लीजन्स के अंदर कौन कौन सी हैं? उसके अंदर एक एफ्थस अल्सर है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जनाब ओरल इन्फ्लामेटरी लीजन्स जितनी भी हैं ना, इन्फ्लामेटरी लीजन, उनके अंदर सबसे जो टॉप ऑफ दी है ना वो हमारे पास होता है APHTHOUS, एफ्थस अल्सर, मतलब मुंह से थू थू करना, इसको हम एफ्थस कहते हैं। मैंने यूं याद रखा हुआ था, ये भूल जाता है अल्सर कहाँ पे, मतलब मैं वो स्टोमिक पे पहुंच जाता था, लेकिन इसका एफ्थस है ना तो मतलब थू थू करना है। इसमें वो कहते हैं ना कि मुंह के अंदर छाले से जो बन गए हैं। अल्सरेटेड एरिया इन दी ओरल कैविटी, अल्सरेटेड एरिया इन ओरल कैविटी, तो ओरल कैविटी के अंदर जो भी अल्सरेटेड एरिया आपको दिख जाता है ना वो हमारे पास होता है।
अब इसके अंदर ना वो ओरल कैविटी के साथ में वो बक्कल कैविटी, जिसके अंदर जो हमारे पास क्या होता है, म्यूकोज़ा होता है मुंह के अंदर। आपका मुंह के अंदर ना वो म्यूकोज़ा सा होता है, म्यूकोज़ा लाइनिंग दी चीक्स। आपके गालों के जो है ना वो हमारे पास चीक्स को एक म्यूकोज़ा ने लाइन किया होता है। अगर वहाँ पे कुछ ना कुछ अल्सरेशन हो जाए तो हमारे पास उसको हम कहते हैं एब्सेस अल्सर। वहाँ पे काज क्या है, यंग एज ग्रुप मोस्टली जो है ना फीमेल मोर कॉमन है देन मेल के, ठीक है, फी ख़वातीन के अंदर में ज़्यादा होता है। और साथ में ये कोई सिस्टेमिक या लोकल काज होता है, या अमूमन टीथ बाइट जो है ना वो मतलब दांतों के नीचे जो है ना वो आपकी गालें आ गई हैं ना, तो टीथ बाइट की वजह से जो है ना ये अमूमन हमारे पास हो जाता है। तो आपको मैं ये डायग्राम दिखाता हूँ, इसको गौर से देखो। ये हमारे पास है जी एफ्थस अल्सर की एक बड़ी है, ठीक है। इसके अंदर वो ये जो छोटे छोटे बने हुए हैं इसे हम कहते हैं शंकर या कैंकर, जो भी आप कह रहे हैं ना, CANK या कैंकर से बन जाते हैं। आप अमूमन ये कभी कभार जो है ना वो खाना खाते हुए अगर दांतों के नीचे ज़ुबान अगर इस तरह के छाले से अमूमन लोगों के जो है ना वो बन जाते हैं। तो ये आपने याद रखना, ये हमारे पास होता है एफ्थस अल्सर के बारे में। टीथ बाइटिंग इसकी मोस्ट कॉमन काज है। बाकियाँ या फिर इवन अगर स्पाइसी फूड खा लेना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा रही है तो इस वजह से भी जो है ना वो म्यूकोज़ा जो है ना वो हमारे पास रिएक्ट कर जाता है। साथ में वो कह रहा है कुछ हमारे पास स्ट्रेस रिलेटेड अल्सर भी होते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं ना उनके अंदर भी ये अल्सर डेवलप हो। साथ में जो विटामिन की डेफिशिएंसी एक बड़ी कॉमन है, विटामिन B प्लस फोलिक एसिड जो है ना वो इसकी डेफिशिएंसी, ठीक है, ये हमारे पास करती हैं। और ये अमूमन पेपरों के दिनों में जो है ना वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होती है, तो मुंह के अंदर जो है ना बहुत से लोगों स्टूडेंट्स के जो है ना वो छाले से बन जाते हैं, तो इसे हम एफ्थेसिस कहते हैं। साथ में वो कह रहा है कि हमारे पास कुछ सीलिक डिजीज़ के पेशेंट होते हैं, उनके अंदर ये अमूमन बन जाती है। बाइकेट डिजीज़ के पेशेंट के अंदर, मतलब सीलिक डिजीज़ जिनको वो गंदम वगैरह से जो है ना वो एलर्जी होती है। या फिर एक हमारे पास होती है बी हेड डिजीज़, मतलब कि ये एक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है वेसल की। तो इसको अमूमन स्पेलिंग लिखे होते हैं BEHCETS, BH डिजीज़ या सिंड्रोम लिखा होता है। ये रेयर डिजीज़ है जिसके अंदर ब्लड वेसल की ना इन्फ्लामेशन हो जाती है थ्रू आउट दी बॉडी, तो इसे BK डिजीज़ कहते हैं या सीलिक डिजीज़ इन पेशेंट में देखा गया। या फिर जो IBD इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ के जो पेशेंट है उनके अंदर मोस्टली देखा गया, ठीक है। या फिर वो पेशेंट जिनको ब्लड बैक्टीरियमिया हो जाता है, ठीक है, ब्लड बैक्टीरियमिया मतलब वो इवन कि ब्लड वेसल्स और खून के अंदर जो है ना बैक्टीरियमिया हो जाना, वो अमूमन आपने सुना होगा, वो हमारे पास लीड करते हैं सारे अल्सर को। ये आपने चंद देखे। अच्छा, सिम्टम्स क्या हैं, ये आपको छोटे छोटे से वो शंकर से मिलेंगे और ये बहुत पेनफुल होते हैं, मच पेनफुल। अब यहाँ पे 7 से 10 दिन जो है ना वो लगते हैं, ये फिर रिजॉल्व हो जाता है। ट्रीटमेंट आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने हिस्ट्री लेनी है, फिर आपने जो है ना इन लोगों को क्या करना है, माउथ वाश देना करना है, ठीक है, ताकि वो जो है ना वो नमनेस की वजह से दर्द उसकी ख़त्म हो जाए। फिर 7 से 10 दिन के बाद वो अल्सर खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाते हैं अगर ना भी करें, ठीक। ये था हमारे पास इसके बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ हर्पीस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन, वो भी मैं यहीं पे लगे हाँ डिस्कस कर दूँ। ओके जी, हर्पीज़ सिम्प्लेक्स आपने ये अमूमन सुना होगा। एक हमारे पास होता है हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 1 और एक हमारे पास है टाइप 2। टाइप 2 हमारे पास मैंने माइक्रो में बताया कि 2 नंबर काम है, मतलब ये जेनिटल आर्गन के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड था। लेकिन जो टाइप 1 है ना ये हमारे पास ओरल कैविटी के अंदर जाके कुछ ना कुछ पंगा कर रहा था। अब हमारे पास जो है ना वो इसके अंदर फ्लूइड फील्ड वेजिकल अपेयर होते हैं। अगर हर्पीस सिम्प्लेक्स का हो तो हमारे पास फ्लूइड फील्ड हमारे पास वेजिकल्स अपेयर होंगे जो कि बाद में रप्चर कर देंगे और वो हमारे पास प्राइमरी इन्फेक्शन जो है ना वो कर देंगे। इसकी बड़ी वजह कौन सा है, हर्पीस सिम्प्लेक्स जो है ना वो हमारे पास वायरस आ जाता है। अब हमारे पास वो इवन ये मोर कॉमन है चिल्ड्रन के अंदर, जो छोटे बच्चे होते हैं ना वहाँ पे देखा गया बहुत कॉमन है। और हमारे पास सेटल होती हैं इन दी नर्व और गैंग्लियन, मतलब ये इनकी सेटलमेंट का पॉइंट है, एक तो हमारी नर्व्स हैं और साथ में जो आपकी गैंग्लियॉन्स हैं ना, न्यूरोनल गैंग्लियॉन, वहाँ पे जाके इनकी सेटलमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। बुखार होने के बाद होंठों पे दाने निकल आते हैं ना, तो वो एक तरह के वो कहते हैं कि माउथ अल्सर से बन जाते हैं। तो वो पीले पीले से जो है ना वहाँ से रेशा से निकल रहा होता है, पस से निकल। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो ये इस तरह के, ये फोकस हो जाए, ये देखो, देख रहे हैं इस तरह के जो ना वो आपको अमूमन आपने बच्चे देखे होंगे। ये होता है हमारे पास हर्पीस सिम्प्लेक्स की वजह से, ये छोटे छोटे से दाने आपको निकल आए, तो ये हर्पीस सिम्प्लेक्स की बड़ी निशानी है। अच्छा, ये अगर ख़त्म हो भी जाए तो ये नर्व और गैंग्लियॉन के अंदर रिजाइड कर देते हैं।
यहाँ पे होता बेसिकली क्या है, जब इम्यूनिटी लो होती है ना, तो ये एक तरह के कोल्ड सोर्स कहने की होता है। जब इम्यूनिटी लो होती है तो ये गेंगलियन से फिर ना, जब सेटल की होती है, ये गेंगलियन से निकल के ना फिर वो दोबारा माउथ रीअकर कर जाते हैं। इनकी ये रिकरेंस बड़ी ज़्यादा है। एक दफ़ा ठीक हो गए लेकिन ये नर्वस गैंग्लियन में पड़े रहे। जब बच्चे की इम्यूनिटी कम होगी ये दोबारा से जो है ना वो रीअकर कर देंगे और वो माउथ अल्सर कर देगा, और इसे हम कहते हैं लेबेडियो ऑरिफिस जंक्शन के ऊपर जो है ना वो मोस्टली जो है ना वो करते हैं। साथ में वो कह रहा है कि हमारे पास एरिया इन्वॉल्व ओरोफेशियल अल्सर, मतलब स्मॉल अल्सर, छोटे छोटे से अल्सर होते हैं, पेनफुल होते हैं, बक्कल म्यूकोजा और हार्ड पैलेट के ऊपर इवन जा सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या ट्रीटमेंट क्या करनी होती है, एक तो वो क्रीम मिलती है, या फिर साथ में आपने ना ए साइक्लोवीर मतलब एंटीवायरल कोई भी दे देनी है, ए साइक्लोवीर, पेन साइक्लोवीर आपने देखा होगा, ठीक है। तो इनके अंदर जो है ना वो आपने दे देनी है, तो ये ठीक हो जाते हैं। इसके साथ हमारे पास एक है कैंडिडियासिस, मतलब मुंह के अंदर जो है ना वो इन्फेक्शन है फंगस का, तो उसको हम कहते हैं कैंडिडियासिस, कैंडिडिया का इन्फेक्शन है। कैंडिडिया बेसिकली क्या था, हमारे पास अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस था ना, जब इम्यूनिटी लो हो गई तो इसने अपना काम दिखा देना है, कुत्तापन अपना ले आना है। तो कैंडिडियासिस में कैंडिडिया एल्बिकन्स आपने पढ़ा होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बंदे की इम्यूनिटी लो हुई, ठीक है, तो इसने क्या किया, एक्टिवेशन होगी हमारे पास कैंडिडियासिस की, और वो हमारे पास जाके ओरल थ्रश काज करवा देगा। तो इसकी एक मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। इन्फेक्शन जो है ना वो हमारे पास कह लें कि वो स्ट्रेन ऑफ द कैंडिडिया मिलता है, वाइट प्लैक से आपको आप नज़र। तो अगर आप किसी का वो जो है ना वो खुलवा के देखें मुंह, और उसके अंदर आपको वाइट प्लैक से नज़र आ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये कैंडिडिया का इन्फेक्शन है, ठीक है। मैं आपको ये डायग्राम दिखाता हूँ, मुझे मिल जाए, एक मिनट जस्ट। हाँ, ये मिल गई है, ये देख रहे हैं वाइट से मतलब सफ़ेद सफ़ेद, जिसने उसने आटा खाया हो, या ये आपको ये डायग्राम बड़ी वादे दिखाई दे रही होगी। तो वाइट प्लैक मिल जाए ना, तो इसका टिपिकल मकसद है कैंडिडिया एल्बिकन्स का, ये आपके पास है वाइट प्लैक्स, ठीक है। वाइट प्लैक को जब आप उखाड़ते हैं ना, तो नीचे से एरिथमेटिक म्यूकोजा निकलता है, रेड कलर का होता है। मतलब कि इसको सफ़ेद चीज़ को जब उखाड़ें और नीचे से रेड रेड चीज़ आपको सफ़ेद तरह की मिल जाए। अब ये इसकी 3 टाइप्स होती हैं, वो टाइप्स को जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 3 टाइप्स के अंदर वो कह रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास सूडो मेम्ब्रेन टाइप्स होती है, एक सूडो मेम्ब्रेन टाइप होगी। नंबर सेकंड में वो कह रहा है एरिथमेटिस टाइप होगी, या फिर हमारे पास हाइपर प्लास्टिक जो है ना वो टाइप होगी। जब आप स्ट्रेन करेंगे तो आपके पास पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्ट्रेन करेंगे तो आपको फंगल हाइफाई जो है ना वो यूँ करके मिलते थे ना, सेप्टेट हाइफाई या नॉन सेप्टेट हाइफाई। तो इस तरह के हाइफाई आपको जो है ना वो नज़र आ जाते हैं जब आप उसका करते हैं पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्ट्रेन करते हैं ना पास, ये किसके लिए, फंगल के लिए होता था, तो उसके बाद आपको मिल जाता है, ठीक। ट्रीटमेंट क्या है इसकी, आपने सिंपल एंटी फंगल दे देनी है। तो इसके अंदर जो है ना, जिनकी ड्रग्स के अंदर फार्मा में पड़ा होगा जोल आ रहा, कीटोकैनाजोल आ गया, और इस तरह की ड्रग्स आपने दे देनी है तो आपके पास हो जाएगी। फिर हमारे पास वो कहता है कि एक कहती है फाइब्रस प्रोलिफरेटिव लीजन। ओके जी यार, फोकस हो जाओ। हाँ, फाइब्रस प्रोलिफरेटिव लीजन्स के बारे में उसने बात की हुई है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है फाइब्रोमा। व्हाट इज़ फाइब्रोमा, ओमा ओमा आ रहा है ना, इसका क्या मतलब है कि कोई भी क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, ठीक है, जो कि हमारे पास फाइब्रोसिस की तरफ लेके जा रही है। इसके अंदर क्या होगा, लॉस ऑफ फंक्शन होगा, और वहाँ पे हमारे पास नोड्यूल बन जाएंगे जिसे हम कहते हैं फाइब्रोमा। इसको हमने सर्जिकली जो है ना वो निकालना होता है, और कोई इसका हल नहीं होता, ठीक। यूँ कह लें कि बार बार किसी चीज़ की जो है ना वो इरिटेशन जो है ना वो वहाँ पे कहने की छोटी सी गोली सी बन जाएगी, गिल्टी सी बन जाएगी, ठीक है, नोड्यूल सा बन जाएगा, तो इसे हम कहेंगे फाइब्रोमा। अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो ये देखो, इस डायग्राम के अंदर शायद आपको सही नज़र आ रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको एक छोटू सा ये गिल्टी सी नज़र आ रही है, यहाँ पे देख लो, या फिर ये देख लो, ठीक है। ये हमारे पास होता है फाइब्रोमा, ये परमानेंट फिर रह जाती है, इसकी फिर हमने सर्जिकली जो है ना वो ट्रीट करके हमने निकाल देना होता है। तो मैं डायग्राम साथ दिखा रहा हूँ ताकि आपके पास आ जाए। ये था हमारे पास फाइब्रोमा। नंबर सेकंड पे उसने एक फाइब्रस प्रोलिफरेटिव लीजन के अंदर लिखा हुआ है पायोजेनिक ग्रैनुलोमा। पायोजेनिक ग्रैनुलोमा ये क्या होता है, पायोजेनिक मतलब कुछ ना कुछ हम इसको कंसीडर करते हैं पास के साथ, लेकिन यहाँ पे कोई पास नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके नाम के ऊपर आपने नहीं जाना प्लीज़। ए टाइप ऑफ कैपिलरी हेमेंजियोमा है ये, ठीक। कोई कैपिलरीज के अंदर जो है ना वो हमारे पास कह रहा है कि हेमेंजियोमा हो गया है,
जिसकी वजह से कैपिलरीज जो है ना वो स्वेल अप हो जाती हैं। कैपिलरीज हमारे पास स्वेल अप हो जाएंगी और वो मोर ब्लड की अकामुलेशन करेंगी, वहाँ पे ब्लड की अकामुलेशन होगी और वहाँ पे रेड पर्पल कलर पैचेस ऑन दी म्यूकोजा बनेंगे। ठीक है, स्वेलिंग की वजह से हमारे पास क्या होगा, रेड पर्पल जो कलर पैचेस है ना, ठीक है, वो बन जाएंगे म्यूकोजा के ऊपर। और ये मोस्टली जो है ना वो हमारे पास चिल्ड्रंस के अंदर जो है ना वो देखा गया है। अब यहाँ पे आपके पास जो है ना वो कह रहा है कि बिनाइन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल लाइक कंडीशन है, जो कि टाइप ऑफ कैपिलरी हेमेंजियोमा, मतलब बिनाइन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम लाइक कंडीशन है ये। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, टाइप ऑफ के, ये एक तरह की ना हमारे पास टाइप ऑफ कैपिलरी हेमेंजियोमा है। हिस्टोलॉजिकली वेसल वाल जो है ना इसकी प्रोलिफरेशन हो जाती है। हिस्टोलॉजिकली जो है ना हमारे पास वेसल वाल की प्रोलिफरेशन हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, ग्रैनुलेशन टिश्यूज़ आपको दिख जाएंगे बड़े वाज़े तौर पे। आपके वहाँ पर ग्रैनुलोमा वाले जो टिश्यू है ना, ग्रैनुलेशन टिश्यू, वो आपको दिखेंगे। अब इन्फ्लामेशन की वजह से वो कह रहा है कि मोनोसाइट्स और माइक्रोफेजेस जो आ गए हैं। जब देखो ना यार, हमारे पास इन्फ्लामेशन होगी तो वहाँ पे मोनोसाइट्स और हमारे पास जो मैक्रोफेजेस हैं इम्यूनिटी वाले, वो आ जाएंगे और वो हमारे पास क्या करेंगे, एडिमेटस फ्लूइड जो है ना वहाँ पे अकामुलेट कर देंगे। ठीक है, खुद ही ये ख़त्म हो जाती है। और ये हमारे पास अगर ना ख़त्म हो तो इसको हम सर्जिकली ट्रीट कर लेते हैं, कोई इतना बड़ा काम नहीं। यूँ कह लें कि मैंने कहा ना कि रेड और पर्पल कलर की जो है ना वो आपको स्वेलिंग दिखेगी आपके मोस्टली जो गम्स है ना वहाँ पे। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक डायग्राम ये मिल गई मुझे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये इसकी जो है ना बिल्कुल रेडिश और पर्पलिश कलर सी उसकी जो है ना वो एक रोडी सी, जिस तरह ट्यूमर सा होता है ना वैसे का आपको बनता है। तो आपको ग्रैनुलोमा की तरह, जिस तरह टीबी के कंडीशन में ग्रैनुलोमाज बनते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपको तुम बंद होना या तुम, ठीक है। तो ये इस तरह के जो है ना वो आपको ग्रैनुलोमाज वगैरह जो है ना वो आपको बांध जाएंगे। आपने अमूमन देखे होंगे जो 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 पान छालियाँ वगैरह खाते हैं ना, उनके अंदर ये बड़ी चीज़ें कॉमन है। तो इसको आप गौर से याद रखना है बेसिकली क्या, कैपिलरी हेमेंजियोमा जो है ना वो कैपिलरी बेसिकली स्वेल अप हुई थी। ठीक, वहाँ पे जो है ना वो ब्लड ज़्यादा अकामुलेट हो गया, वहाँ से फिर रेड और पर्पल कलर पैचेज निकले और ये बिनाइन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम लाइक जो है ना इसका कलर होता है। और आपके पास ये टाइप ऑफ कैपिलरीज है, उसके अंदर प्रोलिफरेशन ग्रैनुलोमिएटस टिश्यूज जो है ना वो आपको सारे के सारे दिख जाएंगे। ठीक, होपफुली मैं अपनी बात को समझा पाया हूँगा। फिर नंबर 3 पे उसने एक कंडीशन लिखी है ल्यूकोप्लेकिया। ओके जी, तो अभी जो है ना वो कंडीशन है ल्यूकोप्लेकी। ये मैं सारे बता रहा हूँ जो कि वाइवा के अंदर आपको एग्जामिनर फंसा लेती है और अमूमन ये छोटी छोटी 0.5 मार्क्स का MCQ भी आ जा SCQ सॉरी। ल्यूकोप्लेकिया बेसिकली क्या होता है, मतलब कह लें कि सफ़ेद पलके, मैंने याद रखा हुआ था ल्यूकोप्लेकिया सफ़ेद पलके। प्लेकिया से मैंने पलकों से याद किया होता है बेसिकली क्या, वाइट पैचेज इसके अंदर आपको दिखेंगे, लेकिन हम होंगे कहाँ पे, ओरल कैविटी में। ठीक है, तो वाइट हमारे पास पैचेज दिखेंगे एनी वेयर इन दी बॉडी, कहीं भी हो तो वाइट ब्लैक ऑन दी म्यूकोजल सरफेस होंगी, विच कैन नॉट बी करेक्टराइज बाई एनी अदर कंडीशन, कैन बी पील्ड ऑफ व्हेन देयर इज़ नो अदर कंडीशन। ठीक है, तो ये एक तरह से कह लें कि वो के अंदर अगर आपको वाइट ब्लैक्स जो है ना वो आपको मिल जाए, होता क्यों है ये वाइट ब्लैक, जो आपके पास म्यूकोजा होता है ना ओरल कैविटी का, इसकी थिनिंग हो जाती है। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो ये। ठीक है, तो अगर आपको कैंडिडियासिस से आपने टेस्ट कर लिया, उसका आपको लगेगा कि कैंडिडिया नहीं है, तो इसका पक्का मतलब है कि ये हमारे पास ल्यूकोप्लेकिया होगा। सफ़ेद सफ़ेद झिल्ली सी जो है ना वो आपको नज़र आती है ज़ुबान की साइडों पे, ओरल कैविटी में, इस तरह की। तो मतलब ये ल्यूकोप्लेकिया का पेट केस है। ठीक है, सफ़ेद पैचीज एरियाज आपको नज़र आ जाएंगे। होता क्यों है, मैंने कहा कि ये हमारे पास थिनिंग हो जाती है म्यूकोजा की या एपिथेलियम की, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, वाइट पैचेस बांधते और यहाँ हमारे पास स्मूथ और लेदरी होता है और ये बिनाइन इन नेचर होता है, आगे नहीं फैलता, जहाँ पे हो गया तो हो गया। ठीक है, बिनाइन इन नेचर होता है और ये हमारे पास लेदरी किस्म का होता है। काज क्या है, जो ये मोस्टली पेशेंट वो आते हैं ओरल कैविटी के अंदर जो उल्लू के पट्टे बगैरती करते हैं अपने मुंह के साथ। ठीक है, मतलब उन्होंने कभी पान छालिया और इस तरह की चीज़ें खा खा के अपने मुंह की तबाही की होती है, या सिगरेट स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करती हैं, या फिर वो अल्कोहलिक होती हैं, या फिर हमारे पास वो पान लीफ जो है ना वो यारों का नट्स वगैरह खा खू के आते हैं, छालिया चुलिया। अब यहाँ पे जो है ना वो
वाइटिश वाइटिश होने की एक तो बड़ी वजह मैंने कहा म्यूकोजा थिन हो गया, साथ में वो कह रहा है कि यहाँ पे हाइपर केराटाइटिस भी हो जाता है। हाइपर केराटाइटिस हो जाए मतलब एक्सेसिव केराटिन की जो है ना वो हमारे पास डेपोजिशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो म्यूकोजा है ना वो अगर बार बार होगा तो वो डिस्प्लास्टिक म्यूकोजल एपिथेलियम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। डिस्प्लास्टिक म्यूकोजल एपिथेलियम के अंदर वो एट दी एंड कन्वर्ट हो जाएगा, लुकिंग लाइक जिस तरह होता है ना कार्सिनोमा इन साइटू, उस तरह की आपको जो है ना वो फीलिंग नज़र आएगी। मतलब कि अभी वो कैंसर बना नहीं है लेकिन वो ज़मीन तैयार हो गई है कैंसर बनने के लिए, तो इस तरह की आपको सफ़ेद तरह की चीज़ें मिल जो ये ल्यूकोप्लेकिया है। इसी की कंडीशन को ल्यूको की जगह उसने कर दिया है एरिथ्रोप्लेकिया। तो ये एरिथ्रोप्लेकिया और ल्यूकोप्लेकिया में उम्र फ़र्क पूछ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए। एरिथ्रो मतलब रेड रेड कुछ ना कुछ है, ल्यूको था वाइट, ठीक है, एरिथ्रो रेड है। तो यहाँ पे आपके पास रेड पैच मिलेंगे, वो आपके पास हाइपरीमिक होंगे, ठीक, और वेलवेटी होंगे और डिप्रेस्ड होंगे सराउंडिंग से एसोसिएटेड विद मैलिग्नेंसी। ये अमूमन जो है ना वो मैलिग्नेंसी के साथ होती है। इसकी काज क्या है, वही है स्मोकिंग उसने बहुत ज़्यादा की है, अल्कोहल ज़्यादा पी है, या फिर एक्सट्रीम ब्लड वेसल के अंदर होती है या डिप्रेस्ड होता है जिसके अंदर हमारे पास, ठीक है, एक्सट्रीम ब्लड वेसल का कोई डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हमारे पास ये काम हो। तो एरिथ्रोप्लेकिया का अगर मैं केस दिखाऊं तो ये देखें, गौर से देख लो इसको, बिल्कुल है में रेड सुर्ख अनार की तरह जो है ना वो आपको अगर चीज़ नज़र आ रही थी, एरिथ्रोप्लेकिया का मतलब केस है, ठीक है। इसको आप जब पकड़ेंगे तो ये लेदरी होगा आपके पास, और इसकी हिस्ट्री में देखेंगे तो आपको वो स्मोकिंग और अल्कोहलिक बता देगा, या फिर वो पान लीव वगैरह भी इसके अंदर आ जाते हैं। फिर वो कह रहा है हमारे पास होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमास। ये क्या होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमास के बारे में? वो कह रहा है कि हमारे पास एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ दी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, जो ओरल म्यूकोसा है ना उसके जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है ना उसकी अगर एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाए तो वो हमारे पास, क्योंकि ये स्क्वेमस एपिथेलियम इसकी एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन है तो इनको हम क्या देंगे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, सिंपल नाम में ही काम है। अब इसकी वजह क्या होती है, कोई भी कह रहा है कि जीन के अंदर जो है ना वो म्यूटेशन हो सकती है, साथ में डिस्प्लास्टिक सेल जो है ना वो एक्सेसिव आ जाते हैं। जब जीन की म्यूटेशन होती है तो हमारे पास जो नॉर्मल एपिथेलियम के अंदर जो डिस्प्लेजिया है ना वो आ जाता है, तो डिस्प्लास्टिक सेल जो है ना एक्सेसिव होते हैं। अब प्राइमरी लीजन को अगर ट्रीट ना किया जाए, स्टिच इन टाइम सेव्स 9, वक्त पे लगाया हुआ एक टंका बाद में लगा 9 टंकों से बेहतर है। अगर हमने प्राइमरी लीजन को ट्रीट ना किया तो ये एट दी एंड सेकेंडरी लीजन में बन जाएगा और वहाँ पे एरिया जो है ना उनमें अल्सरेटेड मिल जाएगा, ठीक है। पैथोजेनेसिस क्या है, क्यों ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल का कार्सिनोमा हुआ है, क्या वजह है? एक्सपोजर टू कार्सिनोजिन, वो ऐसी फैक्ट्री में काम करता है जहाँ पे कार्सिनोजेनिक चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो कार्सिनोजिन, या फिर एक हमारे पास वायरस है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV वायरस, ठीक है, उसके अंदर भी जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 जो है ना वो क्या करता था, वार्ड्स जो है ना वो करवाता है, जो कि जो लोग एरिका नेट्स जो है ना मतलब वो छालिया वगैरह जो खाते हैं उनके अंदर जो है ना वो कह रहा है कि हमारे पास मोस्टली ये पान लीफ हो गया, ठीक है, छालिया वगैरह, उसके अंदर वो क्या कहता है मुसलसल इरीटेट करता है सेल को, ठीक है। ये जो पान छालिया ये इरिटेशन करवा देगा जो आपके एपिथेलियम के सेल है, जिसकी वजह से हमारे पास जो एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है जिसे हम क्या कहते हैं P53 जीन, उसके अंदर जो है ना वो म्यूटेशन हो जाती है। जब वो म्यूटेट हो गया तो फिर कैंसर को रोकना किसने है, जब उसका अब्बा ही हमने मार दिया कैंसर को रोकने वाला, तो वो फिर किसने रोकना? इनिशियली जो है ना वो हमारे पास कह रहा है कि पेयरली वाइट प्लैक होता है जिसके अंदर हमारे पास कैरोटीन के ना पैरल्स जो है ना वो हमें दिखते हैं, वो शाइनी से होते हैं, ठीक है, शाइनी होते हैं, साथ में वो कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा अंदर की तरफ जाना चाहिए और रोल्ड एजेस उसके हमें दिख जाते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना वो कंडीशन थी जिसके अंदर आपको पास होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। तो अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊँ ना, ये देखो उसका जो एपिथेलियम है ना वो देखो हद से ज़्यादा डिस्प्लास्टिक चीज़ें आ गई हैं जिसकी वजह से उसने जो है ना वो उस एरिया के अंदर अल्सरेशन सी शुरू कर, और वो रोल्ड जो है ना वो हो रहा हुआ एरिया आपको नज़र आ रहा है, रोल्ड एजेस उसकी बड़ी जो है ना वो निशानी आपको ये नज़र आ रही होगी, ठीक है। बाकी आपने मज़ीद गूगल कर रहे हैं तो आपको इंशाल्लाह जो है ना जो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास थी। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ डिजीज़ हैं सलेवरी ग्लैंड की, ये थी ओरल कैविटी। अब जो आपका सलेवा मान रहा है, थूक बनाने वाले ग्लैंड है, सब मेंटल सब मैंडिबुलर और पेरोटिड ग्लैंड है, इनकी जो है ना डिजीज़ वो मैं यहीं से इसी वीडियो में डिस्कस करता हूँ। ओके जी, अभी इस वीडियो में हमारे पास है डिजीज़ ऑफ सिलेवरी ग्लैंड।
तो इस डिजीज़ के अंदर कौन कौन सी आ जाएंगी? सबसे पहले जो है ना वो कहता है कि हमारे पास है ज़ीरोस्टोमिया, XERO ज़ीरोस्टोमिया, मतलब ज़ीरो मतलब सिफर, थूक, बिल्कुल ही थूक नहीं है, ड्राइनेस ऑफ माउथ ड्यू टू डिक्रीज इन सिलेवरी ग्लैंड सेक्रीशन। ठीक है, तो मैं कह देता हूँ ड्राइनेस ऑफ माउथ है ड्यू टू डिक्रीज्ड सेक्रीशन हो जाती है। कहाँ कहाँ से? सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पेरोटिड ग्लैंड, इन तीनों ग्लैंड की सेक्रीशन डिक्रीज हो जाए, इसे हम ज़ीरोस्टोमिया कहेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछेंगे आपसे। अब होता क्यों है? या तो हो सकता है कि कोई जो आपका पेरोटिड ग्लैंड है ये उसकी डक्ट ब्लॉक है, तो वहाँ से सेक्रीशन नहीं आ रही, इस वजह से ड्राइनेस हो जाती है। या फिर वो कोई रिसेप्टर्स का प्रॉब्लम है मुंह के अंदर, ठीक है, पेरोटिड ग्लैंड के, वहाँ पे अच्छी तरह नहीं आ रहे। हो सकता है उसने कोई ऐसी दवाइयाँ खाई हों, कुछ ऐसी ड्रग्स ली हों जिसके अंदर एंटीकोलिनर्जिक या एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो है ना, एंटीकोलिनर्जिक और एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, इनकी जो है ना वो एक्शन की वजह से साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। ठीक, साथ में वो कह रहा है कि या हो सकता है उसने कोई रेडिएशन थेरेपी ली हो, या फिर एक इम्यूनोसप्रेसेंट जो है ना वो सोजोरन, आपने सिंड्रोम सुना होगा ना, सोजोरन सिंड्रोम। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है? ये बेसिकली डिसऑर्डर है इम्यून सिस्टम का, जिसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट आई के ऊपर होता है, आपने आई के अंदर पढ़ा होगा, या फिर इसका माउथ के ऊपर होता है। ये आई और माउथ के अंदर ड्राइनेस करवा देता है। तो ये सोजोरन जो है ना ये बड़ी बड़ी निशानी है, इसके अंदर इम्यूनिटी जो है ना वो लो हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपके पास इसकी ज़ीरोस्टोमिया की जो है ना वो पैथोलॉजी के बारे में पूछ लें, तो आपने क्या कहना है कि ये पैथो के अंदर या तो कोई रिसेप्टर की इनहिबिशन हो चुकी है, उसने कोई ऐसी ड्रग्स ली, एंटीकोलिनर्जिक ली या एंटीसाइकोटिक ली, तो रिसेप्टर की इनहिबिशन होगी। यह नंबर सेकंड पे आप कह सकते हैं कि ग्लैंड की जो है ना वो डिस्ट्रक्शन हो सकी। कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? वो कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरी तो थोक ही नहीं आती, मेरा मुँह हर वाले खुश्क रहता है, मुझे बार बार पानी पीना पड़ता है। ड्राइनेस ऑफ द माउथ होती है, साथ में जो है ना वो क्योंकि ड्राइनेस होगी तो उसकी एपिथेलियम बार बार रगड़े खाएगी। ठीक है, तो रगड़े खाने की वजह से वहाँ क्या होगा? अल्सरेटेड एरियाज़ आपको नज़र आएंगे, और वहाँ पे इवन हो सकता है कि बार बार अल्सरेशन की वजह से वहाँ पे कैंडिडिया का इन्फेक्शन हो जाए, और आपको वाइटिश प्लेग से मिल सकते हैं, हो सकता है। ठीक है, तो आपको मैं दिखाता हूँ, जब आप देखेंगे ना उसकी ज़ुबान को खुलवा के, तो जिस तरह बंजर ज़मीन नहीं होती, उसके ऊपर दरारें सी पड़ी होती हैं, सैलाब के बाद वो बंजर सी ज़मीन पड़ी होती है, दरारें दरारें सी, आपको बिल्कुल वैसे ही नज़र आती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें। ठीक है, इस तरह ये ड्राइनेस के बाद जो है ना आपको इस तरह की ज़ुबानें जो है ना वो उसके अंदर दरारें सी पड़ी हुई, वहाँ पे अल्सरेट हो सकता है, वहाँ पे फंगल का भी कोई इन्फेक्शन हो। ये आपने डायग्राम अपने जहन में रखनी है, तो आपके पास सारी सारी है ज़ीरोस्टोमिया। होपफुली अब आप लिख सकेंगे, या कोई ग्लैंड का मसला है, ऑब्स्ट्रक्शन हुई, या फिर उसके रिसेप्टर का। वजह क्या है? इम्यूनिटी लो है। ठीक है, ड्राइनेस ऑफ माउथ होती है, बार बार होती है, या फिर उसने कोई सोजोरन सिंड्रोम के साथ तो पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है, तो इस वजह से भी हमारे पास ये हो सकती है। नेक्स्ट उसके पास है सेल एडिनाइटिस। ये क्या होती है? प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन हम ट्राई करते हैं। सेल एडिनाइटिस, एडिनाइटिस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? एस है ना, तो एस में आ रहा है, मतलब यहीं से याद रखो कोई ना कोई सिलेवरी ग्लैंड का मसला है। ठीक है, ये हमेशा भूल जाते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा टर्मिनोलॉजी आपको निमोनिक बनाने पड़ेंगे इसके लिए। इन्फ्लामेशन ऑफ द सिलेवरी ग्लैंड, कोई भी ऐसी कंडीशन हो गया कि सिलेवरी ग्लैंड की हमारे पास इन्फ्लामेशन हो चुकी है। वजह क्या है? कोई हमारे पास कह रहा है कि इन्फेक्शन हो सकता है, वो बैक्टीरियल भी हो सकता है, या फिर हमारे पास वायरल भी, या हमारे पास कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हो सकती है, या फिर हमारे पास कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं। अगर वायरल इन्फेक्शन होगा तो आपने एक सुना होगा मम्प्स, कानपेड़े। ठीक है, कानपेड़े बेसिकली क्या थे? ये होते किसकी वजह से? पैरामिक्सो वायरस की वजह से। अब अपनी थोड़ी सी जो है ना वो माइक्रो बायोलॉजी, पैरामिक्सो वायरस की वजह से एम आ रहा था, इसके अंदर भी हमने कहा था कि मिक्सो आ रहा है तो एम आ रहा है। पैरामिक्सो वायरस की वजह से हमारे पास क्या, पेरोटिड ग्लैंड की इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो उसकी जो है ना वो साइड पे जो है ना वो मुंह के गाल के बिल्कुल नीचे इतना बड़ा जो है ना रोड़ा सा आपको नजर आता है। बेसिकली क्या होता है वही, तो मम्प्स की वजह से हमारे पास सिलेवरी ग्लैंड की इनलार्जमेंट सेल एडिनाइटिस कहलाती है। अच्छा, अगर आपके घर में किसी बच्चे को ये मम्प्स हो जाए तो प्लीज़ उसको फ़ौरन से पहले जो है ना, अमूमन जो मेल बॉयज़ हैं उनको आप फ़ौरन से पहले डॉक्टर को चेक करवाएं, वरना ये होगा कि जो उसके टेस्टिकल है ना उसके ऊपर ये मम्प्स का वायरस जो है ना वो इतना ज़्यादा अफेक्ट करता है कि उसके टेस्टिकल बिल्कुल तबाह, और वो बच्चा बेचारा टाइम से ही ना वेला हो जाता है ना, फिर उसकी शादी आप कर भी लें तो उसका कोई मज़ा ही नहीं आना उसे।
इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए, कल कोई कुछ ख़वातीन मेरी सुन रही हैं ये बातें, तो उन्होंने माँ भी बनना, तो प्लीज़ स्टिच इन टाइम सेव टाइम। थोड़ा सा भी मसला हो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करना है, कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है? क्योंकि अभी अगर आपने 1500 बचा लिया तो बाद में आपके कोई 20-25 हज़ार वैसे ही लग जाएंगे, और आने वाला टाइम बड़ा सख्त है, ठीक? फिर हमारे पास वो मेल को स्टीराइल कर देते हैं। तो जिन बच्चों को मम्स हो तो उनको फ़ौरन चेक करवाना चाहिए कान पेड़ में, ठीक है? टेस्टिकुलर